सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होगा? G1S G2। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होगा? G1S G2। चलो आंसर एस फेज। ठीक है, ये बताओ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल विल डुप्लीकेट इन, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल विल डुप्लीकेट इन विच फेज? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल विल डुप्लीकेट इन विच फेज? G1S G2। एनसीईआरटी का लाइन है, आंसर इज द G1, आंसर इज द G1। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल विल डुप्लीकेट इन द G1 फेज। चलो ठीक है, ये बताओ अगर मुझे क्रोमोसोम के शेप को पढ़ना है, कौन सा फेज हम लोग फॉलो करेंगे? अगर हमें क्रोमोसोम का शेप को पढ़ना है, कौन सा फेज को फॉलो करेंगे? एनाफेज। अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो, मॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो, ठीक है, ये बताओ मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, ये बताओ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होगा? एनाफेज। इक्वेटर पे अरेंजमेंट कब होगा? इक्वेटोरियल लाइन पे, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेट, प्लेट पे अरेंजमेंट कब होगा? आंसर इज द मेटाफेज, आंसर इज द मेटाफेज। ठीक है, ये बताइए जस्ट रिवर्स ऑफ लेट प्रोफेज, जस्ट रिवर्स ऑफ लेट प्रोफेज किसे कहेंगे? जस्ट रिवर्स ऑफ लेट प्रोफेज किसे कहेंगे? टीलोफेज। क्यों? क्योंकि चार चीज डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाएंगे। चलो ठीक है, यानी यहां तक तुम्हें आता है। ये बताओ जी नॉट जो है वो परमानेंट है या टेम्पररी है या बोथ? क्रिसेंट स्टेज जी नॉट इज द टेम्पररी और परमानेंट। ठीक है, तो दोनों, ये मुझे बताइए ह्यूमन के अंदर में दो एग्जांपल बताइए जहां परमानेंट जी नॉट फेज पाया जाएगा, परमानेंट जी नॉट फेज पाया जाएगा, यानी वो सेल अब लाइफ में कभी डिवाइड नहीं करेगा। नर्व सेल एंड द हार्ट सेल, नर्व सेल एंड द हार्ट सेल। ठीक है, नर्व सेल एंड द हार्ट सेल। अब बताइए जो, अच्छा बताओ टेम्पररी जी नॉट में कौन है? टेम्पररी जी नॉट फेज में कौन होगा? टेम्पररी जी नॉट फेज में कौन होगा? एग्जांपल बताइए, कौन सा सेल टेम्पररी जी नॉट में गया है? जरूरत पड़ा तो डिवाइड कर लेगा, सेल साइकिल का पार्ट बन जाएगा। सिंपल, हमारे अंदर में पूछा जाए स्किन का सेल, स्किन का सेल, लीवर का सेल। ठीक है, चलो ये बताओ व्हाट इज द अपोजिट टर्म ऑफ मियोसिस? व्हाट इज द अपोजिट टर्म ऑफ मियोसिस? व्हाट इज द अपोजिट टर्म ऑफ मियोसिस? आंसर इज द फर्टिलाइजेशन, आंसर इज द फर्टिलाइजेशन। चलो ये मुझे बताओ, एनसीईआरटी का एक लाइन बोल रहा हूं ना कि जो सेंट्रोमियर है वो लीड करेगा, सेंट्रोमियर लीड करेगा टुवर्ड्स द पोल, बट द आर्म विल ट्रेल बिहाइंड। ये किस फेज का फीचर है? ये किस फेज का फीचर है? सेंट्रोमियर विल लीड्स टुवर्ड द पोल बट द आर्म्स विल ट्रेल बिहाइंड। ठीक है, ठीक है, चलो क्रोमोसोम के नंबर को पढ़ना है सबसे बेस्ट टाइम, क्रोमोसोम के नंबर को पढ़ना है बेस्ट टाइम, अभी पूछा था, वापस से बताओ। ठीक है, ये बताइए प्लांट के अंदर में एनेस्ट्रल, एम्फिएस्ट्रल, बाईएस्ट्रल, प्लांट के अंदर एनेस्ट्रल, एम्फिएस्ट्रल कैसा होगा? एनेस्ट्रल, वहां पर नहीं बनेंगे। ठीक है, अब बताइए एनिमल्स के अंदर में, एनिमल्स के अंदर एम्फिएस्ट्रल, एनेस्ट्रल, एम्फिएस्ट्रल, एनेस्ट्रल, सर दोनों पोल पे बनेगा एस्टर, इसलिए इसे कहेंगे एम्फिएस्ट्रल, इसे इसलिए कहेंगे हम लोग एम्फिएस्ट्रल। चलो ठीक है, यानी यहां तक क्लियर है, तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं करोगे। अब चलो ध्यान से मुझे बताओ, अगर प्लांट के अंदर कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, क्या प्रॉब्लम होगा? अगर प्लांट के अंदर कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम होगा? आंसर सिंसाइटियम मल्टीन्यूक्लिएट, सिंसाइटियम मल्टीन्यूक्लिएट। एग्जांपल बोलो, सिंसाइटियम मल्टीन्यूक्लिएट का एग्जांपल बताओ। सिंसाइटियम मल्टीन्यूक्लिएट का एग्जांपल एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, बोलो फटाफट। कोकोनट मिल्क, आंसर इज द कोकोनट मिल्क। ये बताओ एनिमल सेल में कहां हैप्लॉइड में माइटोसिस होता है? एनिमल सेल में कहां हैप्लॉइड में माइटोसिस होगा? एनिमल सेल में कहां हैप्लॉइड में माइटोसिस होगा? आंसर सोशल इंसेक्ट। एनसीईआरटी का लाइन को देखिए, सोशल इंसेक्ट यानी हनी बी की बात कर रहा है। ठीक है, चलो ये बताओ प्लांट में कहां पास
हैप्लॉइड में माइटोसिस देखा जाता है? प्लांट में कहां हैप्लॉइड में माइटोसिस देखा जाता है? प्लांट में कहां हैप्लॉइड में माइटोसिस देखा जाता है? आंसर, आंसर मेनली लोअर प्लांट में, या आप देखिएगा हायर प्लांट में भी मिलेगा जब पॉलन ग्रेन गैमेट्स फॉर्मेशन करेगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। एनसीईआरटी का लाइन है, बस उसी को फॉलो कीजिए। एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसा होगा? कैसा होगा, किस मेथड से होगा? एनिमल में साइटोकाइनेसिस किस मेथड से होगा? सेल प्लेट मेथड, फर्रो मेथड? फर्रो मेथड। तो फर्रो मेथड सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है? फर्रो मेथड सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है? अंदर की तरफ आ रहा है इसलिए कहेंगे सेंट्रीपिटल। बताओ, प्लांट के अंदर जो सेल प्लेट बनेगा, प्लांट के अंदर जो सेल प्लेट बनेगा ना, वो बताइए वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा? सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा? ठीक है, चलो ये बताओ, क्या ये बताओ ध्यान से, अगर क्रोमोसोम का नंबर, ध्यान से सुनना, अगर क्रोमोसोम का नंबर गैमेट्स में 10 है, ध्यान से सुनना, अगर क्रोमोसोम का नंबर गैमेट्स में 10 है, तो एनाफेज में जो सेल होगा उस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? फिर से बोल रहा हूं, गैमेट्स स्पर्म के अंदर 10 क्रोमोसोम है, तो जो एनाफेज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? अब थोड़े से फंसाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो, अगर स्पर्म के अंदर 10 क्रोमोसोम है हैप्लॉइड, ओवम के अंदर, ओवम के अंदर भी 10 होंगे, 10 और 10 मिल गए, कितने हो गए? 20, जाइगोट बना। अब वो करेगा माइटोसिस, वो सोमैटिक सेल बन गया। तो G1 में 20, S में 20, G2 में 20, प्रोफेज में 20, मेटाफेज में 20, एनाफेज में स्प्लिटिंग होगा, क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे और नए क्रोमैटिड्स को नया क्रोमोसोम कहेंगे। तो अब वो बन जाएंगे 40 क्रोमोसोम, 40 क्रोमोसोम। तो राइट आंसर इज द 40 क्रोमोसोम। इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा जाए, फिर से बोल रहा हूं, स्पर्म में 10 क्रोमोसोम है, तो टीलोफेज में दो दो पोल न्यूक्लियस बनते हैं। टीलोफेज में एक एक पोल पे एक एक न्यूक्लियस होता है। ईच न्यूक्लियस कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? ईच न्यूक्लियस कंटेन हाउ मेनी क्रोमोसोम? एनीवन आंसर करो। स्पर्म में अगर 10 क्रोमोसोम है तो टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस है एक एक पोल पे। उस एक पोलर न्यूक्लियस में कितने, डॉटर न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे? आंसर इज द 20, आंसर इज द 20। ऐसे घुमावदार क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं, ऐसा घुमावदार क्वेश्चन में डरना नहीं है, तुम्हें मैंने पहले भी बताया है, ध्यान से सुनना। स्पर्म से 1C, ओवम से 1C ना, दोनों आ गए, जाइगोट में आ गया 2C, ये हो गया बच्चा यहां से सोमैटिक सेल स्टार्ट था। अब G1 2C, S में 2C, G2 यहां भी 2C, प्रोफेज, अरे डीएनए हाँ कहां पर डबल होगा सर? एस में तो डीएनए डबल हो जाएंगे ना, तो यहां पर हो जाएगा 2C की जगह 4C, G2 4C। अब प्रोफेज, अरे तो डीएनए थोड़ी ना कहीं भाग जाएगा, अरे सेल में तो डीएनए 4C होगा ना। मेटाफेज 4C, मेटाफेज 4C। एनाफेज बड़ा इंपॉर्टेंट, एनाफेज का अगर सेल का पूछा जाए तो सेल में तो 4C होगा, लेकिन अगर न्यूक्लियस में पूछा जाए, क्योंकि 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं, इच डॉटर न्यूक्लियस 2C, सेल में 4C। टीलोफेज, टीलोफेज में भी सेल डिवाइड नहीं किया है, वो तो अभी जा रहा है, फर्रो मेथड सब करने वाला है, अभी तो देर है उसमें ना। तो यहां पर टीलोफेज में भी 4C कीजिएगा। हाँ, अब साइटोकाइनेसिस हो गया, 2 सेल बन गए, ईच सेल कंटेन द 2C, ईच सेल कंटेन द 2C। तो हमने 2C से स्टार्ट किया था, 2C पे एंड कर दिया, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा क्वेश्चंस बनाने में। चलिए आगे बढ़ते, अब मियोसिस पे इंटर करते हैं। ठीक है, चलिए मियोसिस पे इंटर करते हैं। बताओ, हमने मियोसिस के प्रोफेज 1 को कितने सब स्टेज में डिवाइड किया है? मियोसिस के प्रोफेज 1 को कितने सब स्टेज में डिवाइड किया है समझने के लिए, क्योंकि वे लॉन्गेस्ट है, बड़ा है। तो सर 5, एक लिप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, टीन और डायाकाइनेसिस। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस एक लाइन बोलूंगा, हर साल नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। एक लाइन बोलूंगा, हर साल नीट का क्वेश्चन बन जाएगा।
लिप्टोटिन में क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्वाइल कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जाइगोटिन में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो होमोलोगस पेयरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बनेगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस को कहेंगे सिनेप्सिस। खत्म खत्म, जाइगोटिन कंप्लीट। पैकेटिन में जो होमोलोगस पेयर है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। सर कहां पास होगा? जहां पास एक नोड्यूल बनेगा, नोड्यूल बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और एंजाइम होगा रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से हम लोगों ने एक्सचेंज करा दिया। कहां पास होगा? पहले गांठ बनेगा, डेंस स्ट्रक्चर नोड्यूल, वहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा, एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्रॉसिंग ओवर। गड़बड़ नहीं करना, किसके बीच हुआ? अरे हुआ है होमोलोगस पेयर के बीच में, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। होमोलोगस पेयर बट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। अब देखिए सर, डिप्लोटिन में पेयरिंग खत्म कीजिए, डीसिनेप्सिस, पेयरिंग खत्म कीजिए, डीसिनेप्सिस, लेकिन एक सेप्ट का स्ट्रक्चर बचा हुआ रह जाएगा, जिसे बताइए, आंसर बताइए, जिसे क्या कहेंगे? चियाज़माटा। एक सेप्ट का स्ट्रक्चर बनेगा, चियाज़माटा बोलिए, चियाज़माटा बोलिए, आपकी मर्जी। डायाकाइनेसिस में वो एक सेप्ट स्ट्रक्चर भी टर्मिनल पे ढकेल दीजिए, टर्मिनलाइजेशन, उसे टर्मिनल पे ढकेल दीजिए, टर्मिनलाइजेशन, और ये कंप्लीट हो गया। बस इससे हर साल नीट में क्वेश्चन बन जाता है। कोई ऐसा साल नहीं है जिससे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना आया हो। लिप्टोटिन में क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट, जाइगोटिन में पेयरिंग, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटिन में चियाज़माटा फॉर्मेशन, और डायाकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन। खत्म खत्म। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन और क्या पूछ देगा घुमा फिरा करके, कि ये आपके मम्मी का क्रोमोसोम, ये आपके पापा का क्रोमोसोम, पेयर बन गए, सिनेप्सिस कहलाया, ठीक है। लेकिन ये अभी बताओ, इस पेयर में कितने क्रोमोसोम आपको दिख रहे? सर एक मम्मी का, एक पापा का, क्रोमोसोम कितने? 2, तो इसे कहेंगे बेटा बाइवैलेंट। इसे क्या कहेंगे? बाइवैलेंट। तो सर एक क्रोमोसोम में तो 2 क्रोमैटिड होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िए। पैकेटिन में वो स्ट्रक्चर और क्लियर दिखेगा, मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी में वो स्ट्रक्चर आपके मम्मी का जो क्रोमोसोम है और क्वाइल्ड हो गया, और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो मम्मी का जो क्रोमोसोम है 2 क्रोमैटिड क्लियर दिखे, पापा का क्रोमोसोम वो दोनों क्रोमैटिड क्लियर दिखे। अब बताओ कितने क्रोमैटिड हुए? सर 4 हुए, इसी का नाम टेट्राड। टेट्राड बन तो पहले ही गया था, लेकिन क्लियर दिखता नहीं था। तो क्रोमोसोम पूछेगा तो सर क्रोमोसोम तो एक मम्मी एक पापा, क्रोमोसोम पूछा तो बाइवैलेंट बोलिए। लेकिन अगर क्रोमैटिड के बारे में पूछा तो इसे टेट्राड। तो बाइवैलेंट और टेट्राड दोनों एक चीज है, क्रोमोसोम के टर्म में बाइवैलेंट, क्रोमैटिड के टर्म में टेट्राड। तो कंफ्यूज नहीं करना है। सर ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है सर, कितना बाइवैलेंट कितना टेट्राड, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ एन क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ एन क्रोमोसोम या टोटल क्रोमोसोम बाई 2, जितना क्रोमोसोम है उसको 2 से डिवाइड कर दो। आपके अंदर में 2n इज द 46 है ना, 2n इज द 46, डिवाइड कर दीजिए 2 से, या n बोलिए, अरे 2n इज द 46, n इज द 23, तो इतने ही होंगे बाइवैलेंट, इतना ही होगा टेट्राड, इतना ही होगा होमोलोगस पेयर। एक ही फार्मूला से सारा बन गया। और जितना पेयर आपके अंदर उतना ही टेट्राड, जितना आपके अंदर पेयर उतना ही आपके अंदर में क्या होगा? बाइवैलेंट। और एक और चीज बता दूं, जितना n का वैल्यू है उतना ही लिंकेज ग्रुप भी। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन बनेगा। सर हमारे अंदर में पी प्लांट में कितना होगा लिंकेज ग्रुप? 2n इज द 14, n का वैल्यू कितना है? 7, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 7। सर ड्रोसोफिला में 2n इज द 8, 2n इज द 8, n का वैल्यू 4, लिंकेज ग्रुप 4। तो सर हमारे अंदर मेल में थोड़ा गड़बड़, हमारे अंदर में मेल के अंदर में होगा 24। सर क्यों? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई है। फीमेल में 23 होंगे, क्योंकि 2 एक्स तो पेयर में है, पेयर में एक ही को काउंट करना है। चलिए ये जेनेटिक्स का भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट बताओ।
ये बताओ सिनेप्सिस कब होगा, फटाफट आंसर करना, सिनेप्सिस कब होगा, सिनेप्सिस कब होगा, आंसर करो। सिनेप्सिस कब होगा, लिप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डायगोनेसिस। ठीक है, जाइगोटी। चलो ये बताओ ध्यान से, ये बताओ ध्यान से, क्रॉसिंग ओवर कब होगा, ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर कब होगा, क्रॉसिंग ओवर कब होगा, पैकेट। चलो ठीक है, ये बताओ एक शेप्ड का स्ट्रक्चर चियाज़्माटा कब बनेगा, एक शेप्ड का स्ट्रक्चर चियाज़्माटा कब बनेगा, डिप्लोटी। ये बताओ टर्मिनलाइजेशन कब होगा, टर्मिनलाइजेशन कब होगा, एक लाइन में बताइए, एक लाइन में, आंसर डायाकिनेसिस, आंसर डायाकिनेसिस। खत्म। इसमें बच्चा फंसा रहता है, बच्चा फंसा रहता है। एनसीईआरटी का लाइन पूछता हूं, इन मोस्ट ऑफ द ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो oogenesis होता है, oogenesis ओवम जो बनता है, तो वो किस स्टेज में आके अरेस्ट हो जाते हैं, बताइए। लेप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो। ना बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर में जो ऊ साइट होता है वो अरेस्ट हो जाता है ना, आंसर इज द डिप्लोटीन, आंसर इज द डिप्लोटीन। किसी ने तो मिड डिप्लोटीन लिखा है, उतना तो मुझे भी नहीं मालूम, जूलॉजी वाले को ज्यादा मालूम होगा। चलिए, तो यानी कि आपको यहां तक आता है। चलो अब मुझे बताओ ध्यान से, अब मुझे बताइए ध्यान से, गड़बड़ कहां पास होता है, बच्चा कहां पर गड़बड़ करता है, ध्यान से देखिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये बताइए। एनाफेज 1 एनाफेज 2 में मेजर डिफरेंस क्या होगा, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर 3 क्वेश्चन पूछूंगा। एनाफेज 2 यानी कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, पहले तो ये याद होना चाहिए, माइटोसिस। एनाफेज 1 एनाफेज 2 में डिफरेंस समझिए, देखिए फिगर बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा ना। पहले मैं मेटाफेज 1 का बनाऊंगा, फिर एनाफेज अपने आप क्लियर होगा, एनाफेज तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये मेटाफेज 2 का फिगर है, आपको पहचानने के लिए फिगर भी आता है। यहां देखिए, यहां देखिए, ये आपका बच्चा मेटाफेज 1 का फिगर है, मेटाफेज 1 का फिगर है, ये मेटाफेज 1 का फिगर है, और ये बच्चा मेटाफेज 2 का फिगर है। ठीक है, ये बच्चा आपका मेटाफेज 2 का फिगर है। तो मुझे बता सकते हैं आप, बता सकते हैं मेटाफेज 1 में इक्वेटर पे कितने प्लेट बने, सर 2 प्लेट बने सर, एक रेड वाला एक व्हाइट वाला, डबल मेटाफेजिक प्लेट। और सर मेटाफेज 2 में सर एक ही प्लेट बना, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। सेकेंड ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए यहां पास। अब ये है आपका एस्टर, इसे पता है ना, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एनसीईआरटी अलग अलग वर्ड यूज कर देगा। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ध्यान से देख के आंसर बताइएगा। ईच क्रोमोसोम इज बाइंड विद द हाउ मेनी स्पिंडल फाइबर, ईच क्रोमोसोम बाइंड विद द हाउ मेनी स्पिंडल फाइबर। तो बोलेंगे सर देखिए ना, मेटाफेज 1 में ये क्रोमोसोम ना केवल एक ही स्पिंडल फाइबर से बाइंड है, मेटाफेज में 2 में सर इधर से भी और इधर से भी दोनों से बाइंडेड है, दोनों तरफ से बाइंडेड है। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, क्लियर है। मेटाफेज 1 में डबल मेटाफेजिक प्लेट पेयर अरेंज्ड है, इसी पेयर को मैंने बाइवेलेंट या टेट्राड नाम दिया है। और यहां बच्चा यूनिवैलेंट है, एक ही क्रोमोसोम है ना, तो यूनिवैलेंट। यहां बच्चा पेयर है ना, तो इसे कहेंगे बाइवेलेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर है। मेटाफेज 1 2 में बताओ किसे किसे डिफरेंस क्लियर हो गया, मेटाफेज 1 और 2 में किसे किसे डिफरेंस क्लियर हो गया। 1 में डबल मेटाफेजिक प्लेट, 2 में सिंगल मेटाफेजिक। 1 में पेयर अरेंज हुआ और 2 में सिंगल क्रोमोसोम अरेंज हुआ। 1 में एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड से बाइंड, और 2 में एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से बाइंड। चलिए अब बताइए, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में अब डिफरेंस मुझे नहीं बताना है, तुम बता दोगे। सर बता दे क्या होगा, एकदम बताओ। अरे एनाफेज 1 में सर होमोलोगस पेयर का सेपरेशन होगा, पेयर का सेपरेशन होगा, ब्लू व्हाइट वाला और रेड वाले के बीच सेपरेशन होगा। कोई सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा सर, सेंट्रोमियर सवाल ही नहीं टूटने का। माइटोसिस में सर सेंट्रोमियर टूटेगा, माइटोसिस में देखो ना सर, ये है सेंट्रोमियर और ये है क्रोमैटिड्स। तो सेंट्रोमियर तो टूटने की बारी सर एनाफेज 2 में है ना,
जो कि जस्ट लाइक माइटोसिस है। और यहां सर नहीं, सर यहां नहीं तोड़ना है, यहां देखो सर एक पेयर है और सर ये दूसरा पेयर है, हम तो पेयर को सेपरेट कर रहे, सेंट्रोमियर को क्यों तोड़ेंगे? तो क्या नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये नहीं कि सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग कहां होता है, क्रोमैटिड का सेपरेशन कहां होता है, होमोलोगस पेयर का सेपरेशन कहां होता है? यहीं पास तो बच्चा 99% बच्चा ट्रैप हो जाता है। तो बस मैं हमेशा बोलता हूं एनाफेज 1 में आप और आपके भाई का बीच सेपरेशन है, आप और आपके भाई के बीच सेपरेशन है। एनाफेज 2 में आपके दोनों हैंड का सेपरेशन है, आपके दोनों हैंड का सेपरेशन है, रस्सी से हैंड से काट दिया जाएगा। और 1 में आप और आपके भाई के बीच सेपरेशन होगा, यही तो डिफरेंस है। तो चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, चलो अब देखते किसको कितना ट्रैप किया फटाफट। ये बताओ ध्यान से, ये बताओ मेटाफेज 1 में कितना मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे, 1 और 2, फटाफट देखते हैं कितना बच्चा पिक किया। ये मेटाफेज 1 है, ये मेटाफेज 2, बोलो मेटाफेज 1 में हाउ मेनी मेटाफेजिक प्लेट? ठीक है, आंसर 2। अब मेटाफेज 2 में बताओ कितना मेटाफेजिक प्लेट? आंसर 1। अब बताओ मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम अरेंज होंगे वो बाईवैलेंट होगा या यूनिवैलेंट? बाईवैलेंट होगा या यूनिवैलेंट? बाईवैलेंट मतलब पेयर, यूनिवैलेंट मतलब सिंगल। बोलो सर यहाँ बाईवैलेंट और सर यहाँ यूनिवैलेंट। अब बताओ मेटाफेज 1 में ईच क्रोमोसोम विल बाइंड विथ हाउ मेनी स्पिंडल फाइबर? एक तरफ से बाइंडेड होगा या दोनों तरफ से बाइंडेड होगा? बोलो एक तरफ से बाइंडेड होगा या दोनों तरफ से? सर अरे किसने बोला दो? मारूंगा भी जाके घुस करके स्क्रीन में। अरे भाई इतना बता रहा हूं यार। 1 में ईच क्रोमोसोम, अरे भाई पेयर में ना, अरे भाई एक तेरे भाई से एक तेरी बहन से, यहाँ से स्पिंडल फाइबर। अरे भाई यहाँ दोनों साइड से, यहाँ दोनों साइड से मूड करता है एकदम स्क्रीन में घुस के मारूं। यहाँ बेटा दोनों तरफ से, मेटाफेज 2 में, 1 में नहीं। चलो अब यहां तक समझ में आ गया तो मुझे बताओ एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में डिफरेंस। चलो बताओ कहां पास पेयर का सेपरेशन होगा और कहां क्रोमैटिड का सेपरेशन होगा? कहां पेयर का सेपरेशन होगा और कहां क्रोमैटिड का सेपरेशन होगा? क्या लिखा रही है? MEA। एनाफेज 1 में पेयर का सेपरेशन होगा, बाईवैलेंट यूनिवैलेंट बनेंगे, बाईवैलेंट यूनिवैलेंट बनेंगे, टेट्राड डायाड बनेगा ना। और एनाफेज 2 में क्रोमैटिड का सेपरेशन होगा। चलो सेकंड बताओ, ये बताओ सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग कहां होगा? सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग कहां होगा? 1 में 2 में? 1 में 2 में? चलो ये बताओ एनाफेज में सेपरेशन हो गया, इसे कहते हैं बच्चा, इसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं हम लोग डिसजंक्शन। सेपरेशन का नाम डिसजंक्शन। गलती हो गई, खराबी हो गई, नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा, जिससे तुम्हें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। सेपरेशन होना डिसजंक्शन, खराबी होना अरे सेपरेट नहीं हो पाया, नॉन डिसजंक्शन। चलिए मुझे बताइएगा ध्यान से, ध्यान से। एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए उनमें कितने क्रोमैटिड होंगे? 2 या 1? एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और पोल पे पहुंच गए, तो 2 क्रोमैटिड या 1 क्रोमैटिड? सर मेरा भाई का सेपरेशन हुआ ना तो मेरे पास 2 हाथ तो रहेगा ही रहेगा। अब बताइए 2 में, 2 में? ठीक है चलो कितना आसान है, कितना आसान है। इसी को बेवकूफ लोग घुमा करके ऐसे पूछता है, देखिए ये देखिए ये क्या है बताइए? यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर के बाहर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, नाम बताइए तो। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, बताइए तो क्या नाम होगा? काइनेटोकोर। एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में कितने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर बाइंड करेगा? 2 या 1? एनाफेज 1 में जो काइनेटोकोर है उससे कितने स्पिंडल फाइबर चिपकेंगे आकर के? 1 या 2? सर पेयर का है ना तो 1-1 तो चिपकेगा, 1-1 तो चिपकेगा ना सर। इतना आसान तो है, इतना आसान तो है सर। एक यहां से चिपक गया, एक यहां से चिपका, एक यहां दिक्कत है सर, यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत है, यहां दोनों साइड से चिपकेंगे। अरे यही तो क्वेश्चन आता है, यही तो क्वेश्चन आता है। ठीक है तो मेरे में से यहां तक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है
चलो अब हम लोग और कुछ करें। और क्वेश्चन कौन सा हमने कलेक्ट किया था? चलो तो चलो ध्यान से बताओ, ध्यान से, ठीक है। फिर से मैं पूछ रहा हूं सिनेप्सिस कब होगा? फिर से बताओ सिनेप्सिस कब होगा? बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगा ये। सिनेप्सिस कब होगा? सिनेप्सिस कब होगा? जाइगोटी। क्रॉसिंग ओवर कब होगा? क्रॉसिंग ओवर कब होगा? पैकेटी। चियाज़्माटा एक सेप का स्ट्रक्चर कब बनेगा? डिप्लोटिन। टर्मिनलाइजेशन कहां होगा? ठीक है। अब बताओ सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग कब होगा? अब रैंडम क्वेश्चन करा रहा हूं, रैंडम। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग कब होगा? 1 और 2, 1 और 2। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग 2। सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन कब होगा? सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन कब होगा? एनाफेज 1, एनाफेज 2। एनाफेज में जो पोल पे क्रोमोसोम पहुंचेगा, एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम पोल पे पहुंचेगा वो डायाड होगा, मोनाड होगा? डायाड होगा, मोनाड होगा? सर 2 क्रोमैटिड वाले होंगे, डायाड होंगे, डायाड होगा। चलो ठीक है, ठीक है, एकदम ध्यान से। अब क्लियर हो रहा है। ये बताओ डबल मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज 1 या मेटाफेज 2? डबल मेटाफेजिक प्लेट 1 में बनेगा, 1 में बनेगा। चीजें एकदम क्लियर है, एकदम चीजें क्लियर है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ऊजेनेसिस अरेस्ट हो जाता है किस स्टेज पे? ऊजेनेसिस अरेस्ट हो जाता है किस स्टेज पे? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में, ठीक है। ये बताओ प्रोफेज 1 या प्रोफेज 2 कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स कौन है, प्रोफेज 1 या प्रोफेज 2? प्रोफेज 1 या प्रोफेज 2? आंसर इज द 1। प्रोफेज 1 कॉम्प्लेक्स है, लॉन्गेस्ट है, बड़ा है, इसलिए 5 सब स्टेज में डिवाइड किया। चलो अब रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं स्टार्टिंग से। ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में एवरेज टाइम कितना लगेगा? ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटा। ईस्ट को डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा? ईस्ट को डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा? 90 मिनट्स। ई कोलाई को डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा? ई कोलाई को डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट, नहीं 20 मिनट। 18 मिनट में तो डीएनए रेप्लिकेट होगा। चलो ये बताइए सेल साइकिल का मोर देन 95% टाइम कहां खर्च हो जाता है? सेल साइकिल का मोर देन 95% पार्ट कहां खर्च हो जाता है? आंसर इंटरफेस, आंसर इंटरफेस। इस फेज में 3 मेन काम क्या क्या होते हैं? इस फेज में 3 मेन काम क्या क्या होते हैं? बच्चा केवल डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ता है, आप 3 पढ़ के जाइएगा। रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन, सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन। सेंट्रोजोम का डुप्लीकेट, हिस्टोन प्रोटीन का बनना, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन खतरनाक है, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा इस फेज में, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन बनाने वाले जो एमाइनो एसिड है, जो मेनली लाइसिन और अर्जिनिन रिच है, वो कहां बनेंगे? फिर से सुनो, हिस्टोन प्रोटीन तो बनेगा इस फेज में, लेकिन उसका मोनोमर एमाइनो एसिड जीवन में बन जाएंगे, जीवन में बन जाएंगे। यही तो तैयारी है, यही तो तैयारी है। चलिए ठीक है, अब बताइए पोस्ट सिंथेटिक फेज किसे कहेंगे? G1, G2, M को पोस्ट सिंथेटिक फेज। इस फेज के बाद चलो ये बताओ पोस्ट माइटोटिक फेज किसे कहेंगे? पोस्ट माइटोटिक फेज किसे कहेंगे? एम फेज के बाद जो आता है G1। ये बताओ प्री सिंथेटिक फेज किसे कहेंगे? प्री सिंथेटिक फेज किसे कहेंगे? प्री मतलब पहले। आंसर इज द G1, आंसर इज द G1। इंटरफेज इंटरकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है? एक लाइन में बताइए। इंटरफेज इंटरकाइनेसिस, सर इंटरकाइनेसिस क्या है? अरे 2 मियोसिस के बीच में जो तैयारी, इंटरकाइनेसिस। हाँ देखो अभी बता रही है बच्चे लोग, सर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा। तो सर मैं एक बात कहूं, इंटरकाइनेसिस इज इंटरफेज माइनस
डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, बाकी सारे काम होंगे, इसी को इंटरकाइनेसिस कहेंगे, इसी को इंटरकाइनेसिस कहेंगे, ठीक है। हाँ, एक जगह बच्चा कंफ्यूज करता है, कल भी मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, गड़बड़ होगी। ये सेल है, इसे मियोसिस में जाना है, मियोसिस 1 हुआ, सेल 2 पार्ट्स में टूट गया, इसे बेटा डायाड कहेंगे। सर डायाड तो ये बोला था ना आपने, सर डायाड का मतलब तो ये बोला था ना, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड, हाँ वो भी डायाड है। और एक सेल से 2 सेल बने, ये भी डायाड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब मियोसिस 2 आएगा, ये सेल बच्चा, ये वाला सेल 2 पार्ट्स में टूट गया, नीचे वाला सेल 2 पार्ट्स में टूट गया, अब ये कहला है बेटा टेट्राड, टेट्राड। एनसीईआरटी ने टीलोफेज 2 में ये वर्ड यूज किया है। और बच्चा कंफ्यूज नहीं, सर टेट्राड का मतलब तो ये था ना सर, एक क्रोमोसोम का पेयर, एक क्रोमोसोम का पेयर, 4 क्रोमैटिड टेट्राड, अरे इसे भी टेट्राड ही कहते हैं। 4 जो सेल बने, याद करो, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइए। सर डायाड का मतलब क्रोमोसोम था, यहाँ सेल है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये मिला होगा आपको, आप कंफ्यूज जरूर किए होंगे, ये आपको जरूर मिला होगा और ये आप जरूर कंफ्यूज किए होंगे। चलो बताओ ध्यान से, सेल के नंबर को काउंट करना है, बेस्ट फेस कौन है? सेल के नंबर को काउंट करना है, बेस्ट फेस कौन है? मेटाफेस, ठीक है। क्रोमोसोम के शेप को काउंट करना है, पढ़ना है, कौन सा बेस्ट फेस है? आंसर इज द एनाफेस। सबसे शॉर्टेस्ट फेस कौन है माइटोसिस का? सबसे शॉर्टेस्ट फेस कौन है माइटोसिस का? एनाफेस, एनाफेस। कहां पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाते। कहां पास सेल ऑर्गेनेल लाइक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाते। आंसर लेट प्रोफेस। और वापस कब आते? वापस कब आते? आंसर टीलोफेस। इसलिए दोनों रिवर्स है, इसलिए दोनों रिवर्स है, ठीक है, इसलिए दोनों रिवर्स है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से कीजिएगा। मान लो बच्चा जीवन में 8 पिकोग्राम डीएनए, लिख देता हूं, जीवन में 8 पिकोग्राम डीएनए, 8 पीजी पिकोग्राम डीएनए है। टीलोफेज में एक पोल पे जो डीएनए होगा, एक न्यूक्लियस है, उस पोल पे जो डीएनए का अमाउंट कितना होगा, कितना होगा? तो देखो मोटा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, पतला दिमाग लगाइए। जीवन में 8 पिकोग्राम, तो इसमें कितना सर? डबल 16 पिकोग्राम, G2 में 16 पिकोग्राम, प्रोफेज में 16 पिकोग्राम, मेटाफेज 16 पिकोग्राम, एनाफेज सर अलग अलग पोल पे 8-8 डिवाइड हो गया ना। सेल में तो 16, अब टीलोफेज में क्या पूछा सर? सेल पूछा, पोल पूछा, डॉटर न्यूक्लियस पूछा क्या? यहाँ 2 न्यूक्लियस है, ये पूछा या सेल पूछा? न्यूक्लियस पूछा तो 8, सेल पूछेंगे तो 16। क्या ऐसे क्वेश्चन अब बन जाएंगे धड़ल्ले से? चलिए ये क्वेश्चन धड़ल्ले से बन जाएंगे। चलिए बताइए, 100 सीड बनाना है, कितने बार मियोसिस की जरूरत पड़ेगी? 100 मियोसिस बनाना है, कितने बार मियोसिस की जरूरत पड़ेगी? आंसर n+n/4 रूल, n+n/4 रूल। n का मतलब कितना है सर? 100, 100 + 100/4 125, 125 हो गए, ठीक है। अब बताओ जी नोट में सेल परमानेंटली चला जाता है या टेम्पररी जाता है? जी नोट में सेल परमानेंटली जाता है या टेम्पररी जाता है? सर दोनों हो सकते हैं। किसकी बात कर रहे हो? न्यूरॉन की बात कर रहे हो? परमानेंट। अगर आप लिवर सेल की बात कर रहे हो, टेम्पररी। लिवर सेल की बात कर रहे हो, टेम्पररी। अब बताओ जी नोट में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव और इनएक्टिव? मेटाबॉलिकली एक्टिव और इनएक्टिव बोलो। मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, बस वो सेल डिवाइड नहीं कर सकता, बाकी सारा काम करेगा, बाकी सारा काम वो करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो बताओ, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल इन साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल, साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल अंदर जाएगा सेंट्रीपिटल, प्लांट सेंट्रीफ्यूगल। ये बताइए जो मिडिल लैमेला बनता है उसके अंदर में मेनली कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है।
जी नॉट को हम लोग पार्ट मान लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, जी नॉट को जीवन का ही पार्ट माना है। ठीक है, मेनली कैल्शियम पेक्टेट, अगर दोनों ऑप्शन है तो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों, लेकिन अगर प्रेफरेंस देने की बात कैल्शियम पेक्टेट, दोनों ऑप्शन आ गया तो कैल्शियम पेक्टेट कर दीजिएगा। चलो ठीक है, तो क्या सेल साइकिल सेल डिवीजन डिफिकल्ट है? क्या सेल साइकिल सेल डिवीजन डिफिकल्ट है? मुझे नहीं लगता। अगर मेरा लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, मैंने बहुत ढंग से समझाया है, खासकर मियोसिस वाले पार्ट को, कहां इनाफेज में क्या दिक्कत, इनाफेज 2 में क्या दिक्कत, मैंने पूरा तोड़ करके ब्रेक करके समझा दिया था। बाइवेलेंट कैसे बनेगा, टेट्राड कैसे बनेंगे, मैंने पूरा चीज क्लियर किया था। तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा, चैप्टर आसान है, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, गड़बड़ नहीं करना है। अब जाइए ट्रांसपोर्ट पे काम कीजिए, अब जाकर के ट्रांसपोर्ट पे थोड़ा सा काम कीजिए। ट्रांसपोर्ट सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि बॉटनी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, मैं बोलूंगा कि जेनेटिक्स टाइम टेकन है, इंटरेस्टिंग है, मॉलिक्यूलर बेसिस टाइम टेकन है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन ट्रांसपोर्ट खतरनाक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लाइन बहुत ही डेंजरस लाइन लिखा है। जब आप पढ़ोगे ना रूट प्रेशर वाला, तो लिखेगा कि द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रूट प्रेशर, जब इनॉर्मस टेंशन लगेगा तब रूट प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, जब तुम पढ़ोगे मंच हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस, जब डीपीडी ओपी टीपी में तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तब बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने 2 वीडियोस, मेरे ट्रांसपोर्ट के वीडियोस होंगे, बस 2 देखिएगा, बाकी मत देखिए। मैंने 9 बनाए, नहीं देखिए, बेकार है। पहला और दूसरा देखिए, वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, डीपीडी का, ओपी का, टीपी का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो। एक वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस गया ना, तो चैप्टर पढ़ लोगे, खुद से पढ़ लो। पढ़ना तुम्ही को है, तुम ही पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे, लेकिन पहले बेसिक इंट्रो पार्ट हो जाए, एक समझ में आ जाए कि जो पानी का मूवमेंट का जो घुमावदार एनसीईआरटी ने दिया, वो एक बार क्लियर हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए, बाकी चीज तो कर ही लेंगे। तो बस अब 2 वीडियोस देखने की कोशिश कीजिएगा। कल हम लोग ट्रांसपोर्ट पे डिस्कस करेंगे, कल 2 से 4 हम ट्रांसपोर्ट के लगभग इसी तरह से रिवीजन करेंगे। कुछ ट्रिक्स दे दूंगा, क्योंकि इसमें ट्रिक्स देने लायक नहीं था, तुमने ऑलरेडी कर रखा है। तो कल हम लोग ट्रांसपोर्ट का करेंगे 2 से 4। तो आप जाकर के बस 2 लेक्चर को अटेंड कीजिए, ट्रांसपोर्ट के 2 लेक्चर को कीजिए, बाकी मैं करा दूंगा। बाकी मेरे पास इतना है, मैं बताऊंगा ना तो तुम्हें खोपड़ी में चला जाएगा, तुम्हारे खोपड़ी में फिट हो जाएगा। अभी मुझे डर लग रहा है, मैं ट्रांसपोर्ट करा दूं, तुम्हारी खोपड़ी में सेट ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें बेसिक नहीं आता। चलो ठीक है, तो हम लोग चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो ट्रांसपोर्ट पे काम करेंगे। तो जाइए, एंजॉय कीजिए। अब सेल साइकिल सेल डिवीजन को रहने दीजिए, हो गया, बहुत पढ़ लिया, ठीक है, बहुत पढ़ लिया। हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लीजिए प्रीवियस ईयर के और छुट्टी कीजिए। ठीक है, बाय बाय।